कचहरी में किया पेश। 2010 में स्पीकर और अफसरों पर लगाए थे भ्रष्टाचार के आरोप। छत्तीसगढ़ विधानसभा में गूंजा नान और बदसलूकी का मुद्दा। सीएम रमन ने की घटना की निंदा। बिलासपुर और सूरजपुर में कांग्रेस ने किया विरोध प्रदर्शन। नान घोटाले के आरोपी अफसर आलोक शुक्ला और अनिल टूटीजा से छीने गए विभाग। दोनों पर मुकदमा चलाने को दी मंजूरी। कई अफसरों के प्रभार भी बदले। राजगढ़ के लखनवासा में ठेकेदार की लापरवाही बनी जानलेवा। सड़क किनारे गड्ढों में 4 बच्चे डूबे, 3 की मौत, 1 की हालत गंभीर। इंदौर में रिश्तों को कलंकित करने वाले पिता को 6 बार आजीवन कारावास की सजा। शेख अहमद ने अपनी ही 2 नाबालिग बेटियों से किया था दुष्कर्म। जबलपुर फैमिली कोर्ट में पेशी पर आए 2 परिवारों के बीच चले लात घूंसे। वकीलों की एक पक्ष ने भी की महिला की पिटाई। पुलिस ने किया दोनों पक्षों पर केस दर्ज। और सेल्फी लेने में गई थी भोपाल में इंजीनियरिंग के छात्र राहुल की जान। सिर पर रिवाल्वर रख मोबाइल से ले रहा था फोटो। टिगर दबा और चल गई दनादन 2 गोलियां। This program is sponsored by CXCT, co-sponsored by ISEC University and LNCT Group. तो हुए पैदा तो धरती पर हुआ आबाद हंगामा। जवानी को कर गया बर्बाद हंगामा। हमारे भाल पर तकदीर ने ये लिख दिया है जैसे हमारे सामने है और हमारे बाद हंगामा। ये चंद लाइनें सूबे की सियासत और सियासी ड्रामे से जूझती जनता की मौजूदा हालात पर बिल्कुल सटीक बैठती है, क्योंकि गंदी हो चुकी पॉलिटिक्स में अब माननीयों को मर्यादा का भी जरा सा ख्याल नहीं रहा। सिर्फ दूसरों के घर में पड़ी दरारों में झांकना ही सियासत का दस्तूर बनता जा रहा है। बेहुदे बयानों के तीर मर्यादाओं को लांघते हुए राजनीति के सीने को चीरते दिखाई दे रहे हैं। आखिर ये कैसी है राजनीति जिसमें माननीय सदन में हाथापाई कर लोकतंत्र के मंदिर को शर्मसार करने से भी गुरेज नहीं करते। राजनीति के नए पन्ने, अभद्रता के थप्पड़ और भाषा की सनसनाती गोलियों से हैरान होकर शायद ये कहना भी अब गलत नहीं होगा कि साहब थप्पड़ से नहीं, अब तो सियासत से डर लगता है। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का दूसरा दिन उम्मीदों से भी काफी ज्यादा हंगामेदार रहा। एक तरफ मध्य प्रदेश में व्यावसायिक परीक्षा मंडल मुद्दे को लेकर मचे बवाल के बीच दोनों दलों के माननीय मर्यादाओं की सीमा लांघकर विधानसभा परिसर में ही एक दूसरे से भिड़ पड़े। खासा नाकआउट, नोकझोंक और हाथापाई भी हुई। तो वहीं छत्तीसगढ़ विधानसभा में नान घोटाले के साथ ही नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल के बंगले पर कालिक पोतने का मामला गरमाया रहा। नतीजा वही सदन का पूरा दिन ही हंगामे की भेंट चढ़ सियासत में अदावत और बगावत का खेल तो काफी पुराना है, जहाँ शब्दों और भाषाओं की सीमा में रहते हुए सभ्य लहजे में आरोप प्रत्यारोप हमेशा से ही एक सियासी हथियार रहा है। लेकिन इन दिनों मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सदन के अंदर और बाहर सियासत की जो बदलती शक्ल सामने आ रही है, वो लोकतंत्र के मंदिर को शर्मसार और माननीयों के गिरते आचरण को साबित करने के लिए काफी है। कैसे विधायकों की बेअदबी, फिसलती जुबान और विरोध का गलत तरीका संसदीय शिष्टता और परंपरा का गला घोट रही है। जनहित के ज्यादातर सवाल हाशिए पर पड़े रह जाते हैं, क्योंकि सत्र का ज्यादातर समय हंगामे और बेफिजूल के विरोध में ही जाया हो जाता है। जनता के सवाल धरे के धरे रह जाते हैं और ऐसा ही नजारा एक बार फिर देखने को मिला मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन, जहां अपनी सारी मर्यादाएं और जिम्मेदारियां भूलकर
माननीय एक दूसरे से हाथापाई करते नजर आए। व्यापम मसले पर दोनों दलों के विधायकों ने आपा खो दिया और सदन के बाहर एक दूसरे से भिड़ पड़े। लिहाजा हंगामे की वजह से सदन की कार्यवाही को एक बार फिर अगले दिन तक के लिए स्थगित कर दिया गया। या तो सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में हो और नहीं तो इनके रहते जांच नहीं हो पाएगी। इसलिए हमारी पार्टी ने यहां से दिल्ली तक एक निर्णय लिया कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का इस्तीफा हुए बिना कोई समझौता नहीं है, कोई बात नहीं है, उससे नीचे कुछ स्वीकार नहीं है। ये डर्टी पॉलिटिक्स, चरत हत्या की राजनीति लगातार कांग्रेस कर रही है और इसके लिए हमने आज सदन में निंदा प्रस्ताव रखा था, जिसको हमने बहुमत से आज पास किया और उनकी निंदा की। मध्य प्रदेश में मानसून सत्र के दौरान पक्ष विपक्ष के मान्यों की हरकत पहले ही सदन का सिर शर्म से झुकाने के लिए काफी थी। ऐसे में छत्तीसगढ़ विधानसभा में हुए हंगामे और सियासी ड्रामे ने सदन की आत्मा में एक और करारा आघात पहुंचाने का काम किया। जहां नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल के बंगले पर युवा मोर्चा द्वारा कालिक पोतने का मामला कुछ ऐसा ही गूंजा कि जनहित से जुड़े मामले इस शोर में दफन हो गए। हालांकि बाद में सीएम रमन सिंह और गृह मंत्री ने युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं की करतूत पर दुख भी जताया। सरकार घोटाले पे घोटाला किए जा रहे हैं। नान घोटाला में सरकार चर्चा करने से भाग रही है, इसलिए ये अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। क्योंकि नान घोटाले में चर्चा न हो, इसलिए विपक्षी सदस्यों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, उनके पर हमला कराया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में यदि सदन में विपक्ष के नेता के ऊपर ही हमला हो तो फिर बचे सदस्यों के साथ क्या होगा? प्रदर्शन करना, घर के बाहर प्रदर्शन करना। आज सभी सदस्यों ने इस बात पे सहमति व्यक्त की हो, चाहे कांग्रेस के नेता हो या भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, लोकसभा के सदस्य हो, विधानसभा के सदस्य हो, मंत्री हो। मुझे लगता है कि किसी के घर के सामने प्रदर्शन किसी राजनीतिक दल को, कांग्रेस को, बीजेपी को नहीं करना चाहिए और यदि ऐसा प्रदर्शन होता है तो पुलिस इस पे हस्तक्षेप करके उनके खिलाफ मामला दर्ज करती है। हमारे विभाग के माध्यम से हमने निर्देशित किया है कि दोनों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। ऐसे जो प्रदर्शनकारी जो आतंक मचाया गया है या जिस तरह के दुर्व्यवहार किया गया है उस पर कार्रवाई की जाए। प्रदेश की जनता ने प्रतिनिधियों को सूबे की सूरत सुधारने के लिए सिलेक्ट किया था। आज वही जनप्रतिनिधि अपनी साख बढ़ाने की फिराक में संसदीय परंपरा को कलंकित करने में उतारू है। वाकई संसदीय व्यवस्था घोर संकट में नजर आ रही है। सदनों का कामकाज घट रहा है, कार्य दिवस घटे हैं और सिर्फ हुल्लड़ का समय ही बढ़ा है। ऐसे में सबसे अहम सवाल तो यही है कि विधानसभा का सम्मान कैसे कायम रखा जाए। क्या केवल कहने मात्र से इसकी गरिमा और श्रेष्ठता बरकरार रह सकेगी या फिर शुचिता, नैतिकता और जवाबदेही जैसी बातों की वकालत करने वाले माननीयों को भी मर्यादा में बांधने के लिए जरूरी कदम उठाने होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज एक्सप्रेस। तो जब सदन बन जाए अखाड़ा, सियासी दंगल के शोर में दब जाए आवाम की आवाज और माननीय कर जाए मर्यादाओं की हदें पार, तो सवाल उठते हैं। सदन में क्यों असंसदीय हो रहा विधायकों का आचरण? जनहित के मुद्दों से क्यों भटका विपक्ष? माननीयों का गिरता आचरण क्या महज मीडिया स्टंट? तो इस मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। कांग्रेस के विधायक मधु भगत जी। भगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी के विधायक मुकेश चतुर्वेदी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और विशेष टिप्पणी के लिए वरिष्ठ पत्रकार हेमंत द्विवेदी जी, काशी हरिभूमि के मैनेजिंग एडिटर हेमंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ रायपुर से जुड़ेंगे बीजेपी के प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव जी। संजय जी अभी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, तो इसलिए मैं आज में स्वागत करूंगा। हेमंत जी, पहला सवाल हमारा आपसे ही है। हम इस मुद्दे पर कांग्रेस और भाजपा पक्ष और विपक्ष की बात करें, हम एक तटस्थ टिप्पणी आपसे चाहते हैं कि जो भी ये छत्तीसगढ़ में हो रहा है, जो मध्य प्रदेश में हो रहा है, इसको आप किस रूप में लेंगे, जबकि सरकार चाल, चरित्र और चेहरा की दुहाई देने वाली पार्टी की सरकार है?
देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि दोनों राज्यों की सरकारें जो हैं वो कटघरे में, इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। दोनों ही सरकार की विश्वसनीयता दांव पर है। पर अफसोस की बात यह है कि विपक्ष को इस मुद्दे पर जो तार्किक रवैया अपनाना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं कमी बेशी दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश के संदर्भ में ये स्थिति इसलिए दुखद हो जाती है कि हमने पिछले बजट सत्र में ये देखा था कि विपक्ष के इस तेवर के नतीजे में सत्ता पक्ष ने एक दूसरा तरीका अपनाया और बजट सत्र जो है 2-3 दिन के अंदर ही खत्म हो गया जी। और अभी भी जो कुछ पहली बार है, हुआ था इस तरह बजट सत्र बिल्कुल, 3 दिन में समाप्त और अभी भी जिस तरीके का माहौल बन रहा है, मुझे नहीं लगता है कि इसमें संवाद की स्थितियां रह जाएंगी और फिर से पूरे प्रदेश की जनता यह देखेगी कि विधानसभा में जहां मुद्दों पर आधारित बहस होनी चाहिए थी, चाहे वो व्यापम का ही मुद्दा क्यों ना हो, सरकार की विश्वसनीयता का ही मुद्दा क्यों ना हो, पर उस बहस के स्थान पर केवल हंगामा, और हंगामे के माध्यम से अगर कांग्रेस ये उम्मीद कर रही है कि 2 तिहाई बहुमत प्राप्त शिवराज सिंह चौहान कुर्सी छोड़ दे, तो मुझे लगता है कि उनकी अपेक्षा कुछ ज्यादा हो गई है। शिवराज सिंह चौहान के मौजूदा तेवर, पार्टी का मौजूदा तेवर इस प्रकार के हालात नहीं दिखा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान तुरंत में गद्दी छोड़ने वाले जी। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में कांग्रेस ने इस बात को समझा, इसलिए वहां पर कांग्रेस विधायक दल का रवैया दूसरा है। वहां पर वो माहौल बना रहे हैं कि आप इस तरीके से नहीं तो इस तरीके पर बहस कीजिए। जैसे भूपेश बघेल अभी आपके सामने बोलते दिखाई दे रहे थे कि नान घोटाले पर अगर व्यवस्था नहीं आई बहस के लिए तो कोई बात नहीं, हम सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं, आप इस पर बहस कीजिए। तो बातचीत का रास्ता वहां बनाया जा रहा है और बातचीत के माध्यम से जनता तक अपनी बात पहुंचाने का तरीका वहां के विपक्ष ने तो खोज लिया, लेकिन सत्यदेव कटारे और यहां का जो कांग्रेस नेतृत्व है इस मुद्दे पर कहीं ना कहीं चूक रहा है और मुझे लगता है कि प्रदेश की दृष्टि से यह बड़ी खराब स्थिति बन रही है। बिल्कुल सही कहा है हिमांशु जी ने। एक बात और यहां सामने आती है, छत्तीसगढ़ की बात जहां तक करें, हमारे साथ वहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ेंगे, उनसे भी हम सवाल करेंगे। जहां अजीत जोगी का समय भी आपने देखा है, उस समय यह कहा जाता था अजीत जोगी जो आज भी वहां 15 साल तक अगर कांग्रेस सत्ता से बाहर है तो उसका एक बड़ा कारण था कि अजीत जोगी के कार्यकाल में एक भय का वातावरण था, भययुक्त वातावरण था। अगर कोई विरोध करता था तो उसको जबरदस्ती दबाने का प्रयास होता था। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि यही जनता युवा मोर्चा के लोगों ने जिस तरह से प्रदर्शन किया है, अगर नेता प्रतिपक्ष के यहाँ, कांग्रेस अध्यक्ष के यहाँ उनके बगलों पे हमला हो, उनकी पट्टी में कालिख पोती जाए, तो ये भय का वातावरण नहीं पैदा हो रहा। मतलब एक तरफ से अब रमन सरकार भी गलत रास्ते पे जा रही है। देखिए, ये भय का वातावरण नहीं, बौखलाहट का वातावरण है जी। वहां पर नान घोटाले के संदर्भ में, नसबंदी कांड के संदर्भ में या विभिन्न मुद्दों को लेकर विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पर आक्रमण कर रहा है और उसकी प्रत्युत्तर में अगर आप 15 साल 18 साल पुराने एक मुद्दे को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल को घेरने के संदर्भ में बात कर रहे हैं या उनके खिलाफ कार्रवाई को लेकर सड़क पर आ रहे हैं, तो ये बड़ी अजीबोगरीब स्थिति। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी जैसे बोल रहे थे कि ये अत्यंत आपत्तिजनक है और पुलिस को इस संदर्भ में निर्देश देंगे। पुलिस को निर्देश वो बाद में दें, उससे पहले तो वो अपने पार्टी अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक जी को निर्देश देकर पूछे ना कि इस प्रकार की अनुमति क्यों दी जा रही है। अगर वो ये मानते हैं कि ये बात गलत है तो फिर जाके इस तरीके से उनकी ही पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर आने की हिम्मत कैसे जुटा रहे हैं। कहीं ना कहीं सरकार का अप्रत्यक्ष समर्थन संगठन को था, जिसके कारण कार्यकर्ताओं को यह हौसला हुआ कि वो नेता प्रतिपक्ष के घर तक या कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष के घर पे पहुंच ही नहीं गए, बल्कि कालिख जैसी चीजों का भी प्रयोग कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इस संदर्भ में रमन सिंह जी की जिस प्रकार की छवि रही है, जिस प्रकार का उनका इतिहास रहा है, उस पर सवाल उठता है। और जैसा आपने अपने चैनल के माध्यम से मुद्दे को छेड़ा है, तो शायद कोई फर्क पड़े और वापस वो अपने उस लाइन में लौटे जिसके लिए वो जाने जाते रहे, एक सौम्यता के लिए, एक सज्जनता के लिए। जी बिल्कुल सही आपने सवाल उठाया है कि अगर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने मुद्दे ढूंढ लिए हैं, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन कर रही है, चौकीदारी की अच्छी भूमिका निभा रही है। मध्य प्रदेश वो स्थिति नहीं थी। बिल्कुल सही सीधी सी बात है कि एक व्यापम सिर्फ एक मुद्दे को लेकर के, आपके जनहित के मुद्दे भी हैं, उनको भी आप छोड़ दे रहे हैं। आप आज 3 विधेयक रखे गए हैं, उन 3 विधेयकों पे आपके कल परसों बहस होनी है। मुझे नहीं लगता कल भी होगी, हम मधु जी से पूछेंगे, लेकिन उसके पहले मुकेश जी, इस तरह का अब आचरण होने लगा है कि चलिए सदन के अंदर अगर हंगामा हुआ है तो बाहर कांग्रेस विधायकों की पिटाई कर दे दूसरे विधायक। नहीं, ऐसा कोई वाकया हुआ नहीं ना, चूंकि मैं वहां था। इस तरह की पिटाई वाली जो शब्द है, पिटाई शब्द गलत इस्तेमाल हो रहा। पिटाई विटाई ऐसी कोई बात नहीं, चूंकि वो नारेबाजी दोनों तरफ से हो रही थी जी। और कांग्रेस पक्ष के लोग भी नारेबाजी कर रहे थे और हमारे पक्ष के लोग भी नारेबाजी कर रहे थे। तो ये नारेबाजी की उत्तेजना थी। बाकी सच ऐसे किसी का कोई बहुत द्वेषपूर्ण भावना हो या किसी को आहत करने की भावना हो या किसी को चोट पहुंचाने की भावना हो, ऐसा कहीं नहीं था और ना ऐसा कहीं कोई दर्शाया गया। क्योंकि क्या है कि थोड़ा सा विधायकों में एक रोष तो ये है कि प्रश्नकाल नहीं चलने दिया जाता है जी।
अब आप ये देखिए कि 2-3 सत्र हो चुके हैं भाई, व्यापम की सीबीआई जांच बैठा दी गई, भाई सीबीआई अपना काम कर रही है, सुप्रीम कोर्ट अपना काम कर रहा है, हाई कोर्ट ने अपना काम किया। आप बार बार सदन को रोकेंगे, विधायकगण अपने क्षेत्र की समस्याएं उठाना चाहते हैं, विधायकगण ये चाहते हैं कि क्षेत्र की समस्या उठाकर उनका निराकरण किया जाए, आप सदन नहीं चलने देते हैं। भाई हमारा सदन ही तो एक ऐसा मंच है जहां हम अपनी बात कह सकते हैं और अपनी बात मनवा सकते हैं सरकार जी, लेकिन अब वो भी नहीं आप चलने देंगे। आप बार बार वेल में आ जाएंगे और वेल में आके आप असंसदीय और अन्य जो भी मतलब माननीय वो तिवारी जी हैं, श्री शंकरलाल तिवारी जी, नॉट शंकरलाल जी, सुंदरलाल तिवारी जी, उन्होंने तो बड़ा अश्लील हरकतें तक की। भाई ये शोभनीय नहीं है। सदन में आपको एक मर्यादित व्यवहार करना चाहिए, अध्यक्ष की आसंदी का मतलब सम्मान करना चाहिए, अध्यक्ष की आसंदी के आदेशों का पालन करना चाहिए, और अध्यक्ष आपका संरक्षक होता है, वो आपकी बात सुनेगा और आपकी बात का संरक्षण देगा। लेकिन वहां इतना असंसदीय व्यवहार तिवारी जी और अन्य कुछ इनके सदस्य ऐसा करते हैं, जबकि देखा जाए तो आकंठ खुद भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। क्या नहीं किया इन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में। सुंदरलाल तिवारी कहाँ आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे? मैं पूरे परिवार की बात कर रहा हूँ। अभी तो सुंदरलाल तिवारी की बात करिए जो इस समय विधायक हैं, सदन के अंदर हैं, इस मुद्दे पे बात करें। नहीं, उनका जो संसदीय आचरण है जी, वो संसद सदस्य भी रहे हैं, विधायक हैं, लेकिन संसदीय आचरण उनका कतई सदन के अनुकूल नहीं होता है, सदन की मर्यादाओं के अनुकूल नहीं होता है, सदन की जो मान्य परंपराएं हैं, नियम हैं, उनके अनुकूल नहीं होता। तो निशाना सुंदरलाल होने चाहिए थे, नहीं दूसरे विधायक हो गए। नहीं, वो सभी भाई जब सुंदरलाल जी करते हैं तो कांग्रेस पक्ष के सब लोग एक वहां तो एक जैसे कहते हैं ना, इट्स अ रैट रेस जी, कि नेता प्रतिपक्ष का पद सबको दिख रहा है जी, तो वो सब ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं हम अपने नेतृत्व को, अपने आकाओं को ये दर्शा दें कि हमने सबसे ज्यादा विरोध किया, हमने सबसे ज्यादा चिल्लाए, हमने सबसे ज्यादा अमर्यादित व्यवहार किया और उसका हमको पारितोषिक मिले। बिल्कुल मुकेश जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो आसंदी है, जो अध्यक्ष है, उनको उनका सम्मान करना चाहिए, मर्यादा रखना चाहिए। लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि ये पहली बार अब तो स्पष्ट है श्रीनिवास तिवारी भ्रष्ट हैं आसंदी के, और उनके कक्ष के बाहर जो धरना दिया गया था, दिन भर उनको कक्ष के अंदर रोक दिया गया था, वो भारतीय जनता पार्टी के ही लोगों ने किया था। हम आपके पास आएंगे। मधु जी, यहाँ एक बड़ी बात सामने आई है, जैसे हिमांशु जी ने उठाई है, हमारा मुद्दा दूसरा है, हम आपसे वो फिर सवाल करेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस यहाँ वो पैनापन नहीं दिख रहा विपक्ष में जो होना चाहिए, इसी कारण वहां जैसा छत्तीसगढ़ में दूसरी तरह से उन्होंने अपनी बात रखने का। आप इस व्यापम के मुद्दे पे अगर कहें कि हम विधानसभा ही नहीं चलने देंगे तो इसमें पूरा नुकसान विपक्ष का है। सत्ता पक्ष के विधायक तो अपने जो काम, अपने क्षेत्र की जनता के काम अपने मंत्रियों से, मुख्यमंत्री से करवा लेंगे, लेकिन आपके पास तो सिर्फ विधानसभा ही एकमात्र हथियार है, उसको भी आप छोड़ दे रहे हैं। तो बताना चाहूं कि हमें अपने प्रदेश की चिंता है, अपने क्षेत्र की चिंता है, और क्षेत्र के बहुत सारे विकास के मुद्दे हैं जो सदन तक पहुंचा करके ही उनको जनता को सुख सुविधा मुहैया कराई जा सकती है। लेकिन प्रदेश के अंदर जो पिछले कई वर्षों से पिछली 2 विधानसभा से व्यापम का जो मुद्दा है वो ऐसा मुद्दा है जिसमें बच्चों का भविष्य पूरी तरह खतरे में चला गया है, और एक तरीके से पेरेंट्स का विश्वास उठ गया, बच्चों का विश्वास उठ गया। इस प्रदेश के कोई भी ऐसा एक मजाक हो गया है शिक्षा तंत्र, जिसके चलते हमने कोशिश की, और ये बिल्कुल जायज कोशिश है कि हम अपने प्रदेश को जो भविष्य कहलाता है शिक्षा, उसके ऊपर जो व्यापम का एक जरिया है जिसके चलते पूरी तरह से जो शिक्षाएं जिनके ऊपर एग्जाम्स होते हैं। मधु जी हमारा प्रश्न दूसरा है। व्यापम ठीक है, व्यापम पे जब हम ये चर्चा रखेंगे तो सिर्फ व्यापम की बात करेंगे। हमारा ये है व्यापम, आपका पहले मांग थी कि सीबीआई जांच हो, सीबीआई जांच के आदेश हो गए, सीबीआई जांच कर रही है, इसके पहले हाई कोर्ट की निगरानी पे जांच हो रही थी, आपकी सारी बातें। अब सीबीआई को जांच तो करने दीजिए, जब जांच आगे बढ़ेगी, आगे कुछ आएगा, मुख्यमंत्री उसके घेरे में आएंगे, तब आप ये बात करें। आपने सिर्फ एक बात रखी कि मुख्यमंत्री इस्तीफा दें, नहीं तो हम चलने नहीं देंगे, जबकि वहीं पे छत्तीसगढ़ में आपके ही कांग्रेस लोग कई ऐसे मुद्दे उठा के सामने ला रहे हैं जिसपे वो सरकार को घेर सकते हैं। आज रामनिवास रावत का ही आपके सवाल था, कांग्रेस के विधायक हैं, जो उनका प्रश्न
शिकार हुआ था। उन्होंने ओला पीड़ित, बाढ़ पीड़ित, तूफान पीड़ित, इस तरह सारे मुद्दे किसानों के उन्होंने रखे थे, जिसपे अगर चर्चा होती तो आप अपने क्षेत्र के बारे में बता सकते थे कि आपने मुआवजा की घोषणा की थी, आपने अभी तक इस अमुक व्यक्ति को, अमुक किसान को मुआवजा नहीं मिला, आपके यहाँ किस किसान ने आत्महत्या की, इस तरह की सारी बातें आप रख सकते थे। आप उस मुद्दे पे भी सरकार को घेर सकते थे। सरकार को घेरना ही हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है जो मुखिया है, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, जिनके कार्यकाल में ये सारे भ्रष्टाचार बढ़े हुए हैं, जहां आज किसान परेशान है। अब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, किसान परेशान है, उनको समय पे कोई किसी प्रकार का मुआवजा नहीं है, ओला पीड़ित है, कई प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं हैं, उसके ऊपर भी कोई चर्चा अगर वो करते हैं तो हो जाएगा। अरे अभी भी आप देखेंगे क्षेत्र में तो माताएं बहनें जो बुजुर्ग हैं वो रो रहे हैं कि उनको निराश्रित पेंशन नहीं मिल रही है, उनको सही टाइम पे बीज नहीं मिल रहा है, उनको खाद नहीं मिल रहा है, ये सारी चीजें हैं। तो वही हमारा कहने की ये मुद्दे उठाते हो सकता है ये इस्तीफा की जो मांग कर रहे हैं उससे बड़ा मुद्दा सामने आता। देखिए, मैंने पहले ही कहा, शिक्षा से बड़ा इस संसार के अंदर कोई ज्ञान नहीं है। अगर वो शिक्षा ही तंत्र हमारा जो मुखिया गलत चला रहा है, जिसके अंतर्गत मंत्री अंदर है, कितने सारे लोग अंदर, अनगिनत लोग अंदर है, और लाखों करोड़ों बच्चों का भविष्य उसके दांव पे लगा हुआ है ना। उसमें एसआईटी के ऊपर भी अब तो सीबीआई ने जांच बोल दिया है कि कहीं ना कहीं वो भी अपना दायरे में है, सोच के दायरे में है कि कहीं गलत चल रही थी। मधु जी, आपने खुद ही कहा कि कितने लोग मंत्री अंदर हैं, न जाने कितने लोग अंदर हैं, ये अंदर किसने किया? ये अंदर अगर हम ये मानते हैं कि एसआईटी, इसके पहले जो शिवराज सिंह चौहान जी ने जो बात रखी थी कि हमको इनके ऊपर जांच करनी है, उन्होंने उसको अंदर किया, लेकिन किया ना, हाँ, उन्होंने किया, उनकी सरकार में अंदर हुए हैं। जी जी मधु जी बोलिए। तो उनकी सरकार में अंदर हुए हैं, हम ये मानते हैं, लेकिन जिनको अंदर होना था अभी भी वो बाहर है। खुद मैं नाम लेना नहीं चाहता क्योंकि मैं, अब तो सीबीआई जांच कर रही, तो अब क्या हम उससे बड़ी जांच की एजेंसी नहीं हो सकते। बड़ी मैं हस्तक्षेप करना चाहूंगा। आपने जो बात कही कि उन्हें अंदर किसने किया, जी मेरी इस संदर्भ में कुछ बातें हैं। जी आप कह रहे हैं कि अंदर किसने किया, जी, या शिवराज सिंह चौहान जी भी कई मंचों से ये बोलते हैं कि जांच किसने शुरू की। जी, सवाल इस बात का है कि अगर 2009 में ये बात जानकारी में आ गई थी कि व्यापम में धांधली हो रही है, जी, तो मुख्यमंत्री इस बात पर शाबाशी ले सकते थे कि वो 2009 में जांच घोषित कर देते और साथ ही ये व्यवस्था सुनिश्चित कर देते कि आगे धांधली ना होती। जी, 2009 में प्रकरण की जानकारी होने के बावजूद 2012-13 तक भी प्रकरण सामने है कि धांधली चलती रही, तो उसके बाद इस सरकार को यह नैतिक अधिकार नहीं हो जाता कि वो इस बात पर अपनी पीठ ठोके कि हमने संदर्भ में जांच आरोपित की। दूसरा, आपने कहा कि जेल किसने भेजा, लक्ष्मीकांत शर्मा जी जेल में है, पर लक्ष्मीकांत शर्मा जी को जेल भेजने का दम तब दिखाया गया या लक्ष्मीकांत शर्मा जी को जनता ने खारिज कर दिया, वो मंत्री से पूर्व मंत्री हो गए, उसके बाद आप जेल में। हिमांशु जी थोड़ा सा बता दो, लक्ष्मीकांत शर्मा जी का रिजल्ट नहीं आया था, 8 तारीख की बात है, और 8 तारीख को शाम को रिजल्ट आता है, दोपहर तक आता है, उसके पहले उन पे एफआईआर दर्ज हो जाती है। मैं बात कर रहा हूँ गिरफ्तारी की, त्रिपाठी जी, एफआईआर दर्ज हो गई थी। मैंने आपसे कहा कि उनकी गिरफ्तारी कब हुई जी, और आप भी अगर ये बात कह रहे हैं कि परिणाम नहीं आया था, पर चुनाव होने तक तो उस पर हाथ डालने की हिम्मत नहीं की गई थी ना। तो कहने का आशय ये कि व्यापम के संदर्भ में निश्चित रूप से पूरे प्रदेश में आक्रोश है, ये बात से इंकार नहीं किया जा सकता। लेकिन भगत जी जो बात कह रहे हैं, मैं उसे इत्तेफाक नहीं करता कि ठीक है व्यापम के संदर्भ में जो भी मुद्दे हैं, पर आपने जैसा कहा कि उसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट जा चुके, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें व्यवस्था दे दी, तो सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था आ गई, सीबीआई की जांच आ गई, तो उसके बाद हम थोड़ा सा रोकेंगे। आपसे एक दर्शक शिवपुरी से सीधे सवाल करना चाह रहे हैं। राम प्रसाद जी, आपका स्वागत है, सवाल करें। मेरा सवाल ये है कि विधानसभा तो दोनों ही पक्षों की गलती से नहीं चल रही, लेकिन व्यापम जो है अभी भी कई परीक्षाएं ऐसी है, पटवारी की परीक्षा है, आंगनबाड़ी की परीक्षा है, इनमें सब में घपला है। एक बार इसको साफ तो कर दो। राम प्रसाद जी, आपने सवाल किया है, हिमांशु जी ही इसका उत्तर दे देंगे, लेकिन मैं भी बता दूं आपको कि अब सीबीआई जांच हो रही है, तो सारी बातें सामने आ जाएंगी। थोड़ा सा अगर विपक्ष इसमें धैर्य रखे। जी हिमांशु जी। देखिए, उन्होंने भी मेरी बात की ही पुष्टि की, त्रिपाठी जी, जो मैंने कहा कि ये सरकार को अपनी पीठ थपथपाने का अधिकार तब होता जब जांच के साथ उसने ये व्यवस्था कर दी होती कि अब धांधली नहीं होती। पर आपके दर्शक भी जैसे बता रहे हैं कि धांधली का सिलसिला जारी है, तो इस सरकार के बाद में कोई नैतिक अधिकार नहीं था। लेकिन अब नहीं। लेकिन सवाल इस बात का है कि विधानसभा में मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग के साथ में अगर आप सदन नहीं चलने देंगे तो उससे हासिल क्या होगा? सदन के संदर्भ में तो बहुमत जिसका होगा उसका नेता ही रहेगा मुख्यमंत्री के तौर पर।
अगर कांग्रेस को यह लगता है कि उसके पास जन समर्थन है इस मुद्दे पर, तो कांग्रेस को जनता के बीच जाना चाहिए। अगर प्रदेश ठप हो जाएगा तो मुख्यमंत्री का इस्तीफा अपने आप हो जाएगा। जन समर्थन जुटा नहीं पाते और विधानसभा में अपने अल्पमत विधायकों के साथ में केवल हंगामा करके अगर वो ये उम्मीद कर रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान जैसा जुझारू शख्स इस नारेबाजी से डर के इस्तीफा दे देगा, तो मुझे लगता है बहुत बड़ी गलत में है। 2-4 दिन में फिर से विधानसभा इसी प्रकार से चलते हुए स्थगित हो जाएगी और प्रदेश के विकास से जुड़े हुए या प्रदेश की समस्याओं से जुड़े हुए जिन मुद्दों पर एक सार्थक बहस हो सकती थी, उससे यह प्रदेश वंचित रह जाएगा। मतलब ये आपका संदेश दोनों का है, विपक्ष विपक्ष दोनों के लिए है। लेकिन एक बात हिमांशु जी, आपने जो कहा कि 2009 में अगर वो जांच की बात कर दे, कभी कभी आदमी को बीमारी अगर होती है तो सोचता है बहुत छोटी सी बीमारी है, धीरे धीरे जब उसकी जांच होती है, बीमारी ठीक नहीं होती है, तो पता चलता है बहुत गंभीर कोई बीमारी हो गई है जो ला इलाज है। तब उस बीमारी के लिए आदमी बड़े बड़े हॉस्पिटल, कैंडी हॉस्पिटल से लेकर सब जगह जाता है और लार्ज स्केल पर उसकी सर्जरी कराता है। कुछ इसी तरह का मसला हो सकता है कि 2009 में चलिए छोटा सा मुद्दा है, इस पे देखा जाएगा, इस पे जांच किया जाएगा, लेकिन जब ये गंभीरता पता चली कि बहुत बड़ा मुद्दा है, तो अंततः आपको ये तो देना ही पड़ेगा उनको श्रेय कि इतने लार्ज स्केल पे जो जांच हुई। शुरू में एसआईटी उन्हीं के अधीनस्थ थी, शुरू में हाईकोर्ट के अधीनस्थ नहीं थी, सॉरी एसटीएफ उन्हीं के अधीनस्थ। त्रिपाठी माफ कीजिएगा, प्रदेश का मुखिया होने के नाते या प्रदेश का प्रमुख होने के नाते इस प्रदेश के प्रति उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो एक पारदर्शी शासन दे, जिसका वो दावा भी करता है जी। अगर उनके शासन काल में रहते हुए इतने बड़े स्तर पर धांधली हुई, इतने बड़े पैमाने पर अनियमितताएं हुई, प्रदेश की एक पूरी पीढ़ी अपने अधिकारों से वंचित रह गई, तो इस पर हमें शर्मिंदगी होनी चाहिए, ना कि एक जांच बिठा देने मात्र से गर्वित होने का अधिकार किसी शख्स को नहीं हो जाता। माफ कीजिएगा त्रिपाठी जी, शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा जांच की गई, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन्हें इस अपयश को तो स्वीकारना ही पड़ेगा, इस गलती को भी स्वीकारना पड़ेगा कि वो एक निष्पक्ष परीक्षा व्यवस्था बना पाने में नाकाम रहे, जिसके कारण इस प्रदेश का युवा अपने हक से कई वर्षों तक वंचित रहा। एक पूरी पीढ़ी के साथ निश्चित रूप से ये जाती हुई। जी हिमांशु जी, हम आपसे प्रतिप्रश्न करेंगे, लेकिन उसके पहले मुकेश जी, आपने जो भी उत्तर दिया है उसका कुछ उत्तर मुकेश जी अपनी तरफ से देना चाह रहे हैं। नहीं, जो हिमांशु जी जैसा कह रहे हैं कि पूरी पीढ़ी उससे प्रभावित हुई, ऐसा नहीं है। 1,07,00,000 बच्चों ने इम्तिहान में बैठे, व्यापम की परीक्षाएं दी और उसमें लगभग 2600 गिरफ्तारियां हुई जी। 1600 मतलब 1,07,00,000 में 2600 कल्प्रिट्स जी। आप मतलब कितना छोटा फिगर है। तो एक पूरी पीढ़ी को उसको शामिल ना करें। क्या होता है, कोई भी व्यवस्था होती है, ये तो आप ये देखिए, इन्होंने शिवराज सिंह जी ने बहुत बढ़िया व्यवस्था की, व्यापम के माध्यम से सिलेक्शन चालू हुए, अन्यथा पर्ची पर नियुक्तियां हो जाती थी, नियमों में शिथिलता बरतते हुए नियुक्त किया जाता है। इस तरह की कार्रवाई तो बंद हो गई। जो व्यावसायिक परीक्षा मंडल शिवराज जी से पहले तो वही मैं हिमांशु जी उस समय बड़ा सीमित अधिकार थे, सीमित परीक्षाएं कराता था व्यावसायिक परीक्षा मंडल। ज्यादा अच्छा बाद में उसको बड़ा विस्तृत करके, उसको विस्तृत करके, नहीं धांधली आप ये देखिए, 1,07,00,000 में से 2600 गिरफ्तार हुए, 1600 की जमानत हुई। आप उन बच्चों की आप संख्या देखें और उसका परसेंटेज निकालें। अपना दूसरा किताबों में गड़ाए रहते हैं, अपने भविष्य के सुखद सपने संजोते हैं और उन्हें एक दिन पता चलता है कि किसी धांधली के चलते वो अपने अधिकारों से वंचित कर दिए गए। उस पीड़ा का आपको अंदाजा हो सकता है। मैं आपको एक परसेंटेज बता रहा हूं, मैं 1,07,00,000 में मात्र 2600 गिरफ्तारी हुई। और शाही जैसा एसटीएफ का चीफ जो 5 साल जिन्होंने अफगानिस्तान में मुकेश जी, हम आपका ही पक्ष रखना चाह रहे हैं। हमारे साथ एक ग्वालियर से दर्शक हैं, चौरसिया जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल करें। शायद उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा। मुकेश जी, आपने दमोह से हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ गए हैं, प्रदीप राज जी। प्रदीप राज जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल करें। सर, सदन में जिस तरह सिर्फ 1% से भी कम विवादित मुद्दों के कारण विकास के 99% मुद्दे दब जाते हैं, उन पर बहस भी नहीं हो पाती है। और सब जो आज विपक्ष में रहकर कर रहे हैं, वो सत्ता पक्ष में रहकर सुनते थे, कल सहते थे। इस तरह दोनों ही पार्टी क्या राजी नहीं हो सकती कि ऐसे मुद्दों के लिए सिर्फ 1 घंटे का अलग से समय दिया जाए और इसमें सिर्फ नारेबाजी, फप्तियां, हंगामा हो और सभी
विरोध के तरीकों को संवैधानिक मान्यता मिले, ताकि किसी को ना लगे कि ना समझी ना हमारे। जी बिल्कुल सही आपने सलाह दी है, सवाल आपका नहीं था। हम अपने तीनों तथ्यों से लेंगे और बाद में हिमांशु से एक संक्षिप्त टिप्पणी लेंगे। इसमें पहले हम मुकेश से भी बात कर लेते हैं, हम मधु जी से बात कर लेते हैं, लेकिन हमारे साथ रायपुर से संजय श्रीवास्तव जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं। संजय जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत के बाद हमारा आपसे पहला सवाल है, आपको पहले तो बधाई, आप आरडीए के अध्यक्ष बन गए हैं। दूसरा, एक समय था जब कहा जाता था कि अजीत जोगी के समय पे, इसलिए उनका समय खराब मानते थे लोग आम जनता के लिए कि भय युक्त वातावरण था, उनके खिलाफ जो भी आवाज उठाता था उसको दबा दिया जाता था। उस समय आप अपना एक मसाल लेकर के उनके खिलाफ खड़े हुए होते थे और उस भय के वातावरण को आपने तोड़ने का प्रयास किया था। लेकिन आज वही स्थिति आपके नेतृत्व में हो रही है, जो विपक्ष है उसको भय दिखाया जा रहा है। देखिए त्रिपाठी जी, मैं इस बात को मानता हूं कि राजनीति के क्षेत्र में या जो सरकारें काम करती है, भय का वातावरण नहीं होना चाहिए। और जिस भय और आतंक का वातावरण पिछली सरकारों के माध्यम से छत्तीसगढ़ में हुआ था, उस भय और आतंक का सामना हम लोगों ने बहुत बेबाकी के साथ में किया, इस बात को मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन हम आज के परिप्रेक्ष्य में यदि बातचीत करें तो मुझे ऐसा लगता है कहीं इस तरह का वातावरण या कहीं इस तरह का माहौल नहीं है, बल्कि एक अतिरिक्त दबाव, एक जबरदस्ती एक दबाव बनाने का काम जो विपक्ष जिस तरीके से कर रहा है, विपक्ष के रोल को मैं समझता हूं बहुत बेहतर तरीके से कि यदि कोई मुद्दा है, कोई चीजें सामने है, तो निश्चित रूप से विपक्ष को पूरे दमदारी के साथ में उन मुद्दों को सामने जनता के बीच में लाना चाहिए, जनता के समर्थन के साथ में। लेकिन छत्तीसगढ़ का मामला जो है, जिस मामले को लेकर लगातार ये प्रदर्शन हो रहा है, जैसे मैं नान के मामले की बातचीत करूं, लेकिन उस तरह का वातावरण छत्तीसगढ़ की सरकार के माध्यम से क्रिएट नहीं किया जा रहा है। लेकिन आप यदि विपक्ष अपना धर्म निभा रहा है, लेकिन धर्म निभाने का और विपक्ष के काम करने का ये मतलब नहीं है कि आप उल जलूल और किसी भी तरह का आरोप प्रत्यारोप आप सत्ता पक्ष पर लगाते रहें। आप सवाल जवाब कर सकते हैं, आप अपनी मांग रख सकते हैं, यदि सरकार नहीं सुनती आप कोर्ट तक जा सकते हैं, न्यायालय तक जा सकते हैं, तमाम प्रकार की चीजों को कर सकते हैं। लेकिन जहां तक छत्तीसगढ़ का मामला है, मैं इस बात को कतई स्वीकार नहीं करता हूं कि पुरानी सरकारों की तर्ज पर कोई छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह की सरकार किसी प्रकार का दबाव, भय, आतंक का वातावरण, इस तरह का बिल्कुल नहीं है मामला। लेकिन कहीं न कहीं विपक्ष को भी अपने आचरण और व्यवहार को ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि हम किस स्तर पर जाकर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। देखिए, राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हम भी, हमारे पास भी कार्यकर्ता हैं, तमाम प्रकार की चीजें हैं, और निश्चित रूप से यदि कोई गलत बातें सामने आएंगी तो उसका प्रतिकार तो निश्चित तौर पर किया जाएगा। क्योंकि कहीं न कहीं ये बातचीत जो आती है, बातें आती हैं, ये जनता के सामने जाती है और जनता के सामने हमको भी अपनी बात रखने का अधिकार और हम अपनी बातों को बेहतर तरीके से रखते हैं। नहीं, बिल्कुल आपको अधिकार है, आपकी सरकार है, सारे अधिकार है। हिमांशु जी ने अभी हमारे साथ, हिमांशु जी भी हैं, शायद वो भी आपसे सवाल करेंगे। एक उन्होंने बात उठाई थी कि जो ये जनता युवा मोर्चा के जो भी कार्यकर्ता अगर नेता प्रतिपक्ष के बंगले पे या प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के बंगले तक पहुंचे हैं, तो उसमें निश्चित तौर पे जो नेतृत्व है वहां का, प्रदेश का, भारतीय जनता पार्टी का, उनकी अनुमति ली होगी, उसके बाद ही पहुंचे हैं। और साथ ही हमारे हिमांशु जी भी, कोई हिमांशु जी आप सवाल करेंगे संजय जी से? संजय, मैं तो केवल इतना जानना चाहूंगा कि कल भूपेश बघेल जी और टी.एस. सिंगले जी के निवास पर जो प्रदर्शन भाजयुमो के द्वारा किया गया, उसे आप कितना जायज मानते हैं? देखिए, जहां तक जिस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं और जिस तरीके से कांग्रेस का एक जो व्यवहार इस मामले को लेकर है, नान के मामले को लेकर या उनके प्रदर्शन, जैसे मैंने अपनी बात को मैं रिपीट नहीं करना चाहता, मैंने कहा कि विपक्ष अपने काम को कर सकता है, लेकिन जिस तरीके का व्यवहार और जिस तरीके की बातचीत भूपेश बघेल जी के जवान से निकलती है, उस बात को आपने भी छत्तीसगढ़ में, हिमांशु जी आप रहते हैं, आपने देखा समाचार पत्रों के माध्यम से किस तरह के शब्दों का प्रयोग होता है, और उन शब्दों का प्रतिकार करना निश्चित रूप से आवश्यक है। जहां तक बंगले में जाकर प्रदर्शन है या टी.एस. सिंहदेव जी के बंगले पे गए या नहीं गए या किस तरीके का प्रदर्शन था, सामान्य तौर पर यह बातचीत होता है कि हम प्रदर्शन की घोषणा करते हैं और प्रशासन के साथ में बातचीत करके इस तरह के कार्यक्रम होते हैं। आज केवल मैं अपनी बातचीत नहीं करूं, कांग्रेस ने भी इस तरह का कृत्य किया है कि बगैर बताए, कभी अमर अग्रवाल जी के घर में, आप शायद भूले नहीं होंगे, नसबंदी कांड को लेकर जिस तरीके का प्रदर्शन किया, तो यदि आप उस तरीके का व्यवहार करेंगे और आप दूसरे से इस तरीके के दूसरे व्यवहार की अपेक्षा करेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये संभव नहीं हो पाएगा।
जाएगा, आपको अपने कहीं ना कहीं अपने आचरण को भी देखने की आवश्यकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रदर्शन इसलिए होता है कि मीडिया के माध्यम से जनता के मन के अंदर में कई बातें सामने आती है, तो उसका प्रतिकार करना निश्चित रूप से आवश्यक है। ये बात सत्य है कि हमको अपनी एक है किसी को ठेस ना पहुंचे, इस बात को मैं स्वीकार करता हूं, कहीं कोई ऐसी दुर्घटना ना हो, इस बात को भी मानने की आवश्यकता है, इस बात को मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन जैसा व्यवहार सामने वाले का रहेगा निश्चित रूप से उसका प्रतिकार किया जाएगा। मतलब आप मानते हैं कि आपने जो प्रदर्शन किया वो जायज था? देखिए, जायज या नहीं जायज का सीधा विषय नहीं है कि जायज था या नहीं जायज था। जिन विषयों को लेकर जैसा कांग्रेस का आरोप प्रत्यारोप है या कांग्रेस का जिस तरीके का आचरण रहा, अब मुझे जो जानकारी प्राप्त हुई है, ये प्रदर्शन में नेता प्रतिपक्ष जी का किस तरीके का रोल था, शायद जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई यदि सत्य है तो वो बहुत गैर आचरण वाला मामला है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन हाँ, हमको किसी के आवास निवास पर जाकर बहुत ज्यादा उपद्रव या बहुत ज्यादा इस तरह के प्रदर्शन करने की बहुत आवश्यकता नहीं, इस बात को मैं मानता हूं, क्योंकि मैं भी युवा मोर्चे का अध्यक्ष रहा हूं। लेकिन जब लगातार एक तरफ से हमले यदि गलत तरीके से होते रहेंगे तो इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं, जिसको प्रशासन को देखने की आवश्यकता है। बिल्कुल संजय जी सही कहा। यह हमारे यहाँ भी मध्य प्रदेश में भी आज ऐसी घटना हुई, इसके पहले कभी देखने को नहीं मिला। मधु जी, मुकेश जी, हम आपसे नहीं, हिमांशु जी, अगर यशवंतराव मेघावाले का मामला अगर छोड़ दिया जाए तो वो आसंदी के खिलाफ उन्होंने आसंदी का अपमान किया था। इसके अलावा एक कल्याणी पांडे का मामला छोड़ दिया जाए, वो व्यक्तिगत टिप्पणी पे हुआ था। लेकिन आज हमें लगता है इस पूरे सदन के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जो हमने दृश्य दिखाया है। चाहे मुकेश जी मना करें, मधु जी तो कहेंगे ही, वो विपक्ष में है, मुकेश जी ने मना किया, ऐसी कोई घटना नहीं हुई, मैंने दृश्य दिखाया। ये पहली बार ऐसा हुआ कि सदन के नहीं परिसर में विधायकों में आपस में गुत्थम गुत्था हुई, ऐसा नहीं व्यक्तिगत, पक्ष और विपक्ष के बीच में। इसको आप क्या कहें? देखिए, अब तर्क बल के आधार पर नहीं, बाहुबल के आधार पर अपना वर्चस्व साबित करने का मामला चल रहा है। शिवराज सिंह चौहान बाकायदे कांग्रेस के विधायक गिरते दिख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के एक भी विधायक नहीं गिर रहा। देखिए, निश्चित रूप से जब संख्या बल में कोई मुकाबला ही नहीं है तो स्पष्ट है, जब बाहुबल की बात आएगी तो सदन परिसर के अंदर भी बाहुबल तो अभी भारतीय जनता पार्टी का ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। दूसरी बात यह है कि शिवराज सिंह चौहान जी का मंत्रिमंडल का विस्तार लंबे समय से अपेक्षित है और ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए कि इस सत्र के बाद में वो होता दिखेगा। तो इसमें अपनी परफॉर्मेंस को लेकर हर विधायक सतर्क है। इस परफॉर्मेंस अब सदन के भीतर तो गुंजाइश बची नहीं। कांग्रेस ने माहौल छोड़ा नहीं कि सदन के अंदर कोई विधायक बेचारा अपना परफॉर्म कर पाए। हिमांशु तो नारेबाजी में बात दब रही है, तो अब बाहरी परफॉर्मेंस बची है। हिमांशु थोड़ा सा रोकेंगे। मधु जी के क्षेत्र से एक दर्शक सवाल करना चाह रहे हैं, बालाघाट से। अनूप जी, अब आपका स्वागत है, अपना सवाल करें। साहब, मेरा सवाल ये है चतुर्वेदी जी से। अच्छा, चतुर्वेदी से है, अपने विधायक जी से भी कर लीजिए। नहीं, मेरा चतुर्वेदी जी से भारतीय जनता पार्टी के हैं। बार बार ये कह रहे हैं कि सबसे पहले व्यापम का जो मुद्दा है वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा उठाया गया। तो मैं उनको कहना चाहूंगा कि जनता इस घृणित कृत्य को मुद्दे की तरह नहीं देख रही, भ्रष्टाचार की तरह देख रही है, एक चारित्रिक भ्रष्टाचार की तरह देख रही है। और जिस तरह का सत्ता पक्ष के विधायकों का जो आचरण है, पिछली बार बजट सत्र के दौरान भी जो देखने में आया गया, जिसमें लगातार सत्ता पक्ष के विधायकों द्वारा इस तरह का आचरण करके जो विपक्ष के विधायकों को बोलने तक का मौका नहीं दिया गया और लगातार सदन में इस तरह की गरिमा विरुद्ध आचरण किया गया, उससे आम जनता बहुत ज्यादा। सवाल आपका बहुत लंबा हो गया अनूप जी, सवाल आपका क्या है ये निश्चित तौर पर मुकेश जी ने सुन लिया है। बजट सत्र के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि हिमांशु जी ने बताया कि 3 दिन में बजट सत्र समाप्त हो गया। कहीं न कहीं कमजोरी विपक्ष की भी है। अगर एक ही मुद्दे को लेकर हंगामा होगा तो आपके क्षेत्र की आवाज, अन्य भी समस्याएं हैं वो बाहर नहीं आ पाएगी। लेकिन मुकेश जी आप ही उत्तर दे दें, आपसे सवाल किया जी ने जो कहा, व्यापम का मामला जब उठा, सबसे पहली रिपोर्ट इंदौर से जब मामला आया तो रिपोर्ट इंदौर में की गई और ये माननीय शिवराज सिंह जी ने स्वयं करवाई। मतलब स्वयं उन्होंने वहां एफआईआर दर्ज करवाई और उन्होंने कहा ये मुद्दा बिल्कुल जांच का है और इसमें जांच होनी चाहिए कि इस तरह के मुन्ना भाई कतई पीएमटी में बर्दाश्त नहीं होंगे और ना आने चाहिए मेडिकल में। ये पहला प्रयास माननीय शिवराज सिंह जी ने किया। दूसरी चीज, अगर उनके मन में ईमानदारी नहीं होती, उनका मन साफ नहीं होता, तो वो सुधीर साई जैसे व्यक्ति को, जो आईबी का अफसर रहा है और बहुत उनकी छवि एक ईमानदार अफसर की छवि है, जो कतई प्रभावित नहीं होते हैं किसी भी प्रेशर से, ऐसे व्यक्ति को एसटीएफ का चीफ बनाया और एसटीएफ को पूरा मामला जांच करने के लिए दिया। तो कहीं उनकी मंशा पर शक क्यों किया जा रहा है?
भाई उन्होंने बड़े साफ मन से और अच्छे मन से एक जांच बिठाई, एसटीएफ एक गठित की एसटीएफ, और सुधीर साई जैसे व्यक्ति को उसका इंचार्ज बनाया, एक ईमानदार व्यक्ति। आप उनकी मंशा पे संदेह ना करो तो क्षमता पे तो संदेह करो। क्षमता पे भाई 2009 में अगर प्रकरण जानकारी में आ गया नहीं, उसके बावजूद भी वो धांधली चलती रही। ये जो डॉक्टर सगर और दीपक पकड़े गए हैं, ये 93 से यही काम कर रहे थे हिमांशु जी, और इन्होंने ये चीज कबूली है। इन्होंने ये हिमांशु जी जो आप ये समझिए, ये जो भ्रष्टाचार चल रहा था कांग्रेस के जमाने में तो बड़े तरीके से और शानदार तरीके से चल रहा था। मुकेश जी, हिमांशु जी आपसे सवाल, सीबीआई ने जो उस पर लगाम जो लगाई है, मुकेश जी एक मिनट, पहली प्राथमिकी दर्ज की है, उसने दर्ज की है कि 26 प्रकरण पीएमटी के 2000 से 2003 के बीच के हैं। ये मेरा कहना है कि भाई 2003 से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई जी, किसने रोका था कि भारतीय जनता पार्टी अपने पूर्ववर्ती कार्यकाल की जांच नहीं करती? लेकिन आप तो राजनीतिक दुर्भाव से ऊपर ही नहीं उठ पाए। आपने जस्टिस शशिकांत द्विवेदी की कमेटी बनाई श्रीनिवास तिवारी जी के समय की धांधली की जांच के लिए, उनकी रिपोर्ट आ गई, जस्टिस द्विवेदी स्वर्ग भी सधार गए, आपने उस रिपोर्ट पे कोई कार्रवाई नहीं की। जब व्यापम को लेकर दिग्विजय सिंह मैदान में उतर आए तो आनंद फानंद में आप एफआईआर दर्ज करा रहे हैं, रिपोर्ट आने के 8 साल बाद। ये क्या जाहिर करता है? आप बात को समझने की कोशिश करें बुगे जी, कि जनता ने बड़े विश्वास के साथ लगातार शिवराज सिंह और आपकी पार्टी को चुना, तो उस विश्वास के साथ न्याय कीजिए, ये वक्त की मांग है, ना कि कुतर्कों के आधार पर आप चीजों को ढाकने की कोशिश कीजिए। बात केवल इतनी। लेकिन हिमांशु जी बात इसकी ये भी होनी चाहिए ना कि 2000 से 2003 के बीच में सर्वाधिक मांग जो उपरीत अंदर है वो उस समय व्यापम के जो पंकज त्रिवेदी थे ना, उनकी जगह मेरा कहना है बड़ी 2000 ही नहीं, आप तो 1993 से लीजिए, 1985 से लीजिए, हाँ, लीजिए, कुल मिलाकर इस प्रदेश की जनता के साथ हमारे सत्ताधीश न्याय करें, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो, किसी भी जगह हो। एक दर्शक है राजेश जी जो आप लोग सवाल करना चाह रहे हैं। राजेश जी आपका स्वागत है, अपना सवाल करें। हेलो, हाँ राजेश जी स्वागत है, आप सवाल करें। आपसे हमारा अनुरोध है अपने टीवी सेट का वॉल्यूम बंद कर दे, फिर सवाल करें। जी 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 भाई साहब, मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि आज सुंदरलाल तिवारी जी जो गुड़ के विधायक हैं जी, उनके साथ जो हुआ, मैं सुंदरलाल तिवारी जी से पूछना चाहता हूँ कि अभी रीवा बंद था, रीवा बंद के दौरान सुंदरलाल तिवारी जी कहाँ थे? कहीं ऐसा तो नहीं कि मीडिया को देख के सुंदरलाल जी को भूत चढ़ाता हो, मीडिया को देख करके वो ऐसा काम करते हो? ठीक है, व्यापम का घोटाला हुआ, निश्चित तौर पे बहुत बड़ा घोटाला है, तो सुंदरलाल तिवारी जी जब अभी रीवा बंद था उस दिन वो सुंदरलाल तिवारी जी रीवा में कहाँ थे? अपने घर पे रीवा में थे। मीडिया ये लिख रहा कि पूर्व विधायक को जनता ढूंढ रही है, कार्यकर्ता ढूंढ रहे हैं, सुंदरलाल जी क्यों सड़क से नहीं उतरे? जी जी राजेश जी आपका सवाल आ गया। हमारे साथ मधु जी हैं, हिमांशु जी आपके पास फिर आएंगे, हम टिप्पणी लेंगे, उस मुद्दे पे जरूर जाएंगे जो 2000 से 2013 के बीच का मुद्दा है। मतलब ये व्यापम में जो घुन लगना शुरू हुआ था वो ऐसा नहीं है, बहुत पहले से लगना शुरू हुआ था। हम आपसे उत्तर लेंगे, लेकिन मधु जी एक बात यहां सामने आई, सीधे दर्शक पूछ रहे हैं कि मीडिया के सामने विपक्ष अपने सारे जो उनके काम हैं वो सारे काम एक तरफ रखते हुए सिर्फ और सिर्फ अपनी मीडिया के सामने जब भी आते हैं तो हंगामा पैदा करते हैं। ये दर्शक कह रहा है, हम नहीं कह रहे। नहीं, मैं दर्शक से ये कहना चाहूंगा कि आपके क्षेत्र के सुंदरलाल तिवारी जी हैं, निश्चित तौर पर जिस दिन बंद का कोई आह्वान रहा, वो किसी कार्य में रहे हो या किसी आयोजन में रहे हो, लेकिन सुंदरलाल तिवारी जी अपने एक प्रतिष्ठित परिवार से हैं और उनके अपनी एक सेवा का भाव है जिसके चलते उनको जनता ने चुना है। मैं आपसे ये आश्वस्त करना चाहूंगा कि ऐसा सुंदरलाल तिवारी जी के बारे में ना सोचें, वो आपके क्षेत्र में बराबर काम करेंगे। रहा सवाल दूसरा आपका कि मीडिया के सामने आने का, तो मैं आपको बता दूं त्रिपाठी जी, मीडिया के सामने जो आज हंगामा हुआ है ये हमने शुरू नहीं किया है, वो तो सदन जैसे स्थगित हुई उसके बाद पूरे विधायकों का एक प्लान बाहर होकर के गया और उन्होंने जो हंगामा मचाया है, हम तो बाद में आए हैं। बाद में आने के बाद तो जो भीड़ थी, वो विधायकों के जो बल था वो तो बीजेपी का था, विधायकों का था, हम लोग तो उसमें पिस गए। हमने तो सिर्फ यही बोला कि शिवराज सिंह चौहान जी का इस्तीफा चाहिए, उसके बाद तो जो धरपकड़ हुई है, जो मारपीट हुई है, तो अब रिजल्ट आने दीजिए फिर इस्तीफा पे जाए ना। रिजल्ट की जांच सीबीआई तो पूरी होने, हमने तो बोला आपकी पहली मांग थी कि सीबीआई की जांच कराएं। अब जब जांच गठित हो गई है, लगाने में आपने 1.5 साल लगा दिया। नहीं, शुरू दिन से हमने बोला, जिस दिन से हमने यहाँ ज्वाइन किया है इसको, कोई चीज जब सबजुडिस होती है, बात बोली कोई चीज आप सीबीआई की मांग हम चाहते हैं, आप शिवराज सिंह चौहान जी सीबीआई की जांच चालू कर दें। आप देख लेते पूरे 1.5 साल के अंदर। मधु जी क्षमा चाहते हैं, मधु जी क्षमा चाह रहे हैं। मैं आपको एक वाक्य सदन का बताऊंगा त्रिपाठी जी, एक सेकंड। मुकेश जी एक क्षमा चाहेंगे, हमारे साथ एक बहुत दूर से दर्शक है जो अपना सवाल करना चाह रहे हैं, चापा से
छत्तीसगढ़। कमल जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल करें। हाँ, मेरा सवाल है सर जी, छत्तीसगढ़ के नान घोटाले के संबंध में। जी, अगर कांग्रेस को ये सबूत है तो स्पष्ट करें, सदन चलने दें, सदन को बाधित करने से क्या मतलब। जी, जजनता को जवाब दे, जनता से वो सवाल करें, जनता को बताएं कि क्या नान घोटाले में क्या हुआ है। हमारे तो विधायक सब जवाब देने के लिए तैयार बैठे हैं। जी बिल्कुल। कमल जी, आपका सवाल आ गया है संजय जी से। आपने संजय जी की तरफ से ही कहा था, अभी इसका उत्तर संजय जी से क्या ले, हमें लगता है कि हिमांशु जी से इसका उत्तर लेना चाहिए। हिमांशु जी। देखिए, नान घोटाले के संदर्भ में तो बहस चल रही है और सरकार के द्वारा जो कार्रवाई करनी है वो कार्रवाई उनके द्वारा की जा रही है और विपक्ष ने वहां पर तरीका खोज लिया कि संवाद कैसे हो। दिक्कत तो मध्य प्रदेश के संदर्भ में है, क्योंकि कांग्रेस का नेतृत्व अपनी रणनीति इस प्रकार से नहीं बना पा रहा कि प्रदेश की जनता के सामने संवाद की स्थिति निर्मित की जा सके, और ये अत्यंत खेदपूर्ण है। मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूं कि सदन को बाधित करना कोई समाधान नहीं हो सकता, सदन में संवाद की स्थिति बननी चाहिए। और इस संदर्भ में सत्ता पक्ष से ज्यादा जिम्मेदारी विपक्ष की है, क्योंकि उनके पास संख्या बल कम है तो उन्हें रणनीति के साथ काम करना पड़ेगा और रणनीति के आधार पर ही वो सफल हो सकते हैं। ये हर बच्चे को पता है कि सदन में हंगामा मात्र करने से शिवराज सिंह जी का इस्तीफा होने वाला नहीं है। या तो आप प्रदेश की जनता को नान मुद्दे पे सवाल किया है चापा। मैंने नान के संदर्भ में तो आपको कह दिया त्रिपाठी जी कि नान के संदर्भ में तो वो कर चुके स्पष्ट। वहां पे कांग्रेस ने अपनी रणनीति इस बार बदली हुई है। पिछली बार हर्ष उन्होंने देख लिया, तो इस बार जैसे मैंने बताया कि सदन में व्यवस्था हो गई कि नान पे बहस नहीं हो सकती, आज वो सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ गए कि ठीक है अविश्वास प्रस्ताव में बहस करेंगे। कल के लिए भी उनकी तैयारी है। तो उन्होंने कुल मिलाकर कोशिश ये की है कांग्रेस विधायक दल ने कि सदन चलना चाहिए और सदन में बहस के दौरान सत्ता पक्ष को जितना घेरा जा सकता है उतना घेरने की कोशिश होनी चाहिए। और किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत ये जो व्यवस्था बनी है लोकतंत्र, इसमें संवाद के लिए हमेशा जगह होनी चाहिए और छत्तीसगढ़ इसका उदाहरण बन रहा है और मध्य प्रदेश को इस उदाहरण का अनुकरण करना चाहिए, ये मेरा कहना है। मधु जी भी सुन रहे हैं हमारे साथ, कटनी से एक और दर्शक हैं, विक्की जी। विक्की जी, अपना सवाल करें, आपका स्वागत है। सवाल संक्षेप में करें, समय हमारा समाप्त हो रहा। जी सर, मैं विक्की राजे बोल रहा हूँ, कटनी से। 18 वर्ष मेरी उम्र है। जी जी सर, एक बच्चा होकर एक जानकारी लेना चाहता हूँ कि जो व्यापम घोटाले में जो मीडिया के सामने छुपते हुए भाग रहे हैं जी भाजपा के कैंडिडेट, ये कौन सी राजनीति है कि यहाँ से वहाँ भाग रहे हैं? कहीं राशन कार्ड में घोटाला कर रहे हैं, कहीं व्यापम का घोटाला है, कहीं इसका घोटाला है, ये क्या है? ये भारत पूरे मध्य प्रदेश को बदनाम करने में लगे हुए हैं क्या? जी बिल्कुल सही, इसका उत्तर मुकेश जी लेंगे, लेकिन हम पहले छत्तीसगढ़ चलते हैं संजय जी के पास। संजय जी, हम आपको 1990 में ले जाना चाहते हैं। निश्चित तौर पे एक लोकतंत्र की परंपरा है। मैं आपको 1990 की याद दिला दूं। उस समय पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने जो एक मिसाल कायम की थी, उसकी पूरे देश में वाहवाही हुई थी। उस समय पटवार सरकार थी, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक था और उन्होंने विपक्ष का पहली बार उपाध्यक्ष पद विपक्ष को दिया था और श्रीनिवास तिवारी विधानसभा उपाध्यक्ष बने थे। आज छत्तीसगढ़ में वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, फिर वो अपनी परंपरा को ही क्यों तोड़ रही है? और त्रिपाठी जी देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, ये जिस व्यवस्था की आप बातचीत कर रहे हैं, निश्चित रूप से सब व्यवस्थाएं हो सकती हैं। बात है आपसे विश्वास की होती है, बात है आपसी समन्वय की बात होती है। आपको यदि अध्यक्ष उपाध्यक्ष की बात नहीं है, बातचीत है पूरे सदन को चलाने की, जिसके बारे में हिमांशु द्विवेदी जी ने प्रकाश डाला है। यदि एक समन्वय, एक संवाद यदि स्थापित होगा विधानसभा के अंदर में, तो सभी प्रकार की व्यवस्थाएं बनती हैं। आप यदि एक पक्षीय, एक तरफ से यदि आप चाहेंगे कि एक तरफ से समर्थन मिले और हम दूसरी तरफ सदन को चलाने का समर्थन हम नहीं करेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है शायद यहीं से वो कड़ी टूटती जाती है। इसलिए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। निश्चित रूप से हो सकता है कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन आपसी संवाद, समन्वय और सत्र किस तरीके से चले, विधानसभा की गतिविधियां किस तरीके से चले, इस पर पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष को बैठकर आपस में चर्चा करने की आवश्यकता है। आज देश के अंदर में यही स्थिति है। प्रधानमंत्री जी नीति आयोग की बैठक बुलाते हैं तो दूसरे जो दलों के मुख्यमंत्री जो वो हैं उसका बहिष्कार करते हैं। आप उस बात से सहमत हो या असहमत, लेकिन आपको बैठकर उस पर अपने विचारों को रखने की आवश्यकता है। लेकिन आप दलीय आधार पर बैठकर उसका निर्णय कर लेते हैं और उसके आधार पर यदि आप आचार व्यवहार करेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद जो
विषय आप सामने रखे हैं उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत की बात हो सकती है, लेकिन ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। निश्चित रूप से ये हो सकता है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष का जो मामला आपने बताया उपाध्यक्ष का, ये हो सकता है, लेकिन पहले समन्वय स्थापित मुझे ऐसा लगता है कि जरूरी है। संजय जी, यहाँ भी समन्वय नहीं है, यहाँ भी विधान, यहाँ तो बाहर परिसर में हाथापाई की नौबत आ गई। हाथापाई नौबत नहीं हो रही है, यहाँ शिवराज सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन विधानसभा के उपाध्यक्ष कांग्रेस के हैं राजेंद्र सिंह जी। नहीं, मैंने कहा ना, विश्वास के आधार पर कहीं न कहीं यदि उनका ये निर्णय हुआ होगा उपाध्यक्ष बनाने का, एक आपसी सहमति के आधार पर हुआ होगा, लेकिन केवल उपाध्यक्ष पद के लिए ही हम समन्वय करें और बाद में यदि हम 25 दिन 30 दिन के जो हमारा विधानसभा का सत्र चलता है और उसमें हम असहयोगात्मक रवैया करें, जैसा कि आपने भी कहा और हिमांशु जी भी ने कहा कि सबको मालूम है, बच्चों को मालूम है कि इस्तीफा मांगने से इस्तीफा नहीं होगा, संवाद की स्थिति स्थापित होनी चाहिए। इसलिए इस तरह का अविश्वास बनता है, जहां पर यदि आप बातचीत लगातार करते रहेंगे और ये जो कड़ी है वो चलती रहेगी, तो ऐसे निर्णय हो सकते हैं। और उसके लिए छत्तीसगढ़ के विधानसभा के भी द्वार खुले, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है, आपस में बैठकर बातचीत किया जा सकता है। बिल्कुल संजय, सही कहा। मुकेश जी, अभी एक दर्शक ने आरोप लगाया था कि घोटालों की सरकार होती जा रही है। ये दर्शक का उत्तर देना आपके लिए बहुत जरूरी है, नहीं तो ये स्थापित हो जाएगा। नहीं, उन्होंने कोई राशन कार्ड की बात स्थानीय स्तर पर की होगी, जो राशन कार्ड से संबंधित कोई बात कर रहे थे वो, उन्होंने एक व्यापम का नाम जरूर लिया, उसके अलावा दूसरा उनका प्रश्न था कोई राशन कार्ड से संबंधित, तो वो लोकल व्यवस्थाएं हैं, उनकी नाराजगी वहाँ स्थानीय अधिकारियों से होगी कहीं ना कहीं, और ऐसी कोई इस तरह के कोई घोटाले ना हो रहे हैं, और ना ही इस तरह कोई घोटाला मेरे ख्याल से तो जो आचरण वाली सरकारें हैं वो करती हैं। कहीं ना कहीं ये पुरानी सरकारों की याद उनके दिमाग में होगी। नहीं, हो सकता वाली जो आपने बात की, बड़ा उन्हें हो सकता है पुरानी सरकारों की मतलब याददाश्त बनी होगी। इस प्रदेश के अंदर सरकार बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी की हो या कांग्रेस की, बहुत सारे किसी का खराब है या और नहीं, जिनका कोई बोलना ठीक नहीं है। मतलब मैं तो ऐसे नाम गिना सकता हूँ, मैं व्यक्तिगत नाम लेना नहीं चाहता हूँ भगत जी, नहीं तो आपकी पार्टी में ऐसे लोग हैं जिन पर 2.5 बीघा जमीन थी, आज 250 बीघा जमीन के मालिक बने बैठे हैं, जिन पे एक स्टूल और एक साइकिल थी वहां, और उस स्टूल और साइकिल से कहीं और चला जाएगा, 10 गाड़ियां लिए बैठे। मुद्दा कहीं और एक एक करके आप सीबीआई की बात कर रहे थे, आपके पास आएंगे। मुकेश जी का उत्तर पूरा होने दीजिए मधु जी, हम आपके पास, इसके बाद आप ही के पास आ रहे हैं। जी मुकेश जी। भाई ऐसे लोग, मतलब ऐसे लोग इनके पार्टी में नेतृत्व में बैठे हुए हैं जिनकी 2.5 बीघा जमीन जिन पे थी, नहीं वो मुद्दा लगे, हम यहाँ मुद्दे की बात कर रहे हैं। यहाँ आपकी सरकार है, अभी 12 साल से आपकी सरकार है, हम उसकी बात कर रहे हैं। नहीं, उसमें आप बताएं ना त्रुटि कहाँ है। व्यापम की बात आई तो व्यापम में बाकायदा एसटीएफ का गठन किया गया। भाई 1 करोड़ 7 लाख बच्चों ने परीक्षाएं दी, अब उसमें 2600 गिरफ्तारियां हुई, इसका मतलब कि 2600 लोग गलत थे। चलिए मुकेश जी, इस मुद्दे पे वेरी स्मॉल फिगर, बहुत छोटा। चलिए व्यापम हटा देते हैं, इस मुद्दे पे आ जाते हैं। आपको मैंने जो दृश्य दिखाया है उसमें सिर्फ कांग्रेस के विधायक ही गिर रहे, पिट रहे, ये हम नहीं जानते, लेकिन जो दृश्य दिख रहा है, जो नीचे जमीन पे गिर रहे हैं वो कांग्रेस के विधायक है, और जो खड़े हैं उनके पीछे वो सारे भारतीय जनता पार्टी विधायक है। इसको आप क्या कहेंगे? ये जो घटना हुई है, ये क्या शर्मसार नहीं करती सदन? नहीं, देखिए ऐसा है त्रिपाठी जी, क्या है कि वो जो बात हुई, मैंने आपसे बताया, सदन से बाहर दोनों दल के लोग गए और मीडिया के सामने नारेबाजी करने के लिए इस तरह की थोड़ी बहुत, मतलब जिसे कहते हैं ना टसल ऑफ वॉर, मतलब एक रस्सा कसी सी हुई कि भाई पहले हम नारेबाजी कर लें मीडिया के सामने। ये इट वॉज सिंपल, मतलब ऐसा कुछ नहीं था किसी को चोट पहुंचाने का इरादा हो, और ये दोनों तरफ से हुआ, ऐसा नहीं कि एक तरफ से हुआ हो। और जो गिरते हुए देखें, आप देखें उसमें कि वो चलते समय वो जो जंजीर थी उसमें पैर उलझ के वो गिरे हैं, ना कि किसी ने उनको धक्का नहीं दिया, ना वो किसी ने छुआ उनको। आप देखें गौर से, अगर देखें उसमें। चलिए मुकेश जी, मधु जी, आप मुकेश जी जब उत्तर दे रहे थे तो आप कुछ बीच पे टीका टिप्पणी आप कर रहे थे। एक हमारा भी सवाल है, आप उनको, जिन्होंने प्रश्न उठाए हैं उसका उत्तर आप जरूर दीजिए, लेकिन हमारा एक सीधा सवाल है, जब आपकी विधायक दल की मीटिंग होती है, रणनीति बनती है कि हम इस मुद्दे को ही उठाएंगे, बाकी हम विधानसभा नहीं चलने देंगे, उस समय आपके मन में कहीं टीस नहीं होती, या कांग्रेस के जो नए विधायक आए हैं, काफी नए विधायक जीते, टीस होती कि हम क्षेत्र की इतनी समस्याएं लेकर के आए थे, वो समस्याएं एक तरफ धराशायी हो जाती है? क्या ये मुद्दा उठाते हैं आप लोग? बिल्कुल सही प्रश्न किया आपने। इस प्रश्न के चलते तो मेरे हिसाब से 230 विधायकों के मन में ये शंका रहती है, और ये बात रहती है, पक्ष विपक्ष दोनों के मन में रहती है कि आज सदन के अंदर कोई चर्चा होगी तो निश्चित तौर पे हमारे क्षेत्र के विकास की बात होगी। इसमें हम आपसे सहमत हैं, लेकिन
ये एक विचारधारा की पार्टी होती है जिसपे एक मुद्दे होते हैं, जिसमें हमारे पास एक व्यापम का मुद्दा है, जिसका एक भ्रष्ट मुख्यमंत्री के शासन में हम लोग सालों हो गए आप उसी बात को बार बार और सदन नहीं चलने देते हैं। सदन जब खत्म हो जाता है उसके बाद आप जनता में कतई बात करने भी नहीं जाते हैं। ये कौन सा तरीका भाई? सदन चलने दीजिए। मैंने देखिए, मैं एक वाक्य में आपको बताऊं, एक बार सदन, बढ़िया सदन चल रहा था, एक कांग्रेस के बड़े नेता आके दर्शक दीर्घा में बैठ गए, वीआईपी दीर्घा में बैठ गए। जैसे ही वो बैठे सारे विधायक व्यापम चिल्लाने लगे। बढ़िया सदन चल रहा था और उनको दिखाने के लिए, अपने नंबर बढ़ाने के लिए व्यापम चिल्लाने लगे। नंबर बढ़ाने के लिए कौन सा तरीका? हिमांशु जी ने बात उठाई, मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, नंबर उधर भी बढ़ाए जा रहे हैं। नंबर तो आप बढ़ाएंगे। नहीं, वहाँ जो नंबर बढ़ रहे हैं वो नेता प्रतिपक्ष के पद के लिए बढ़ रहे हैं। जी नहीं, ऐसा नहीं है। नेता प्रतिपक्ष के लिए कोई नंबर नहीं। मुकेश जी, मैं कुछ कहना चाहूंगा, थोड़ा संक्षेप में कहें। बहुत संक्षेप में कहना चाहूंगा मुकेश जी। मैं आपको बता दूं, हमारी पार्टी सैकड़ों वर्ष पुरानी भारतीय अपना कांग्रेस पार्टी है, जिसके हम प्रतिनिधित्व करते चले आ रहे हैं। जनता के बीच में एक अटूट विश्वास नहीं। मुकेश जी, उत्तर पूरा। जी 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 जी। देखिए, इसके चलते हमने कभी भी, जनता ने कभी भी उसको मत दिया है जिसने, जैसे हमारे पास पूरा मत है, भारतीय जनता पार्टी के पास आज पूरा जन संग्रह है, जिसके चलते आज वो शासन कर रहे हैं। लेकिन इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ कि बहुत सारे घोटाले होते हैं, लेकिन ये ऐसा महा घोटाला, शिक्षा का घोटाला, जिसके अंतर्गत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को शिक्षा तंत्र, भारत देश का विकास करता मध्य प्रदेश कभी माफ नहीं करेगा। ना हमारा तो विकास का मुद्दा। आज रावत जी का सवाल अगर आप सब लोग उठाते, उनका प्रश्न स्वीकार हुआ है, आप लोगों को उसमें धन्यवाद। कितना बड़ा मुद्दा? स्पीकर, बहुत बड़ा मुद्दा था, किसानों का मुद्दा था और वास्तव में किसान स्वीकार हुआ। उसमें बहस के लिए आपको आमंत्रित किया गया था। खैर, उसके बाद चूंकि हमारा समय समाप्त हो रहा है, हिमांशु जी से हम अंतिम तटस्थ टिप्पणी चाहेंगे। हमने उनको आमंत्रित किया था तटस्थ टिप्पणी के लिए, लेकिन खासी तीखी टिप्पणी उन्होंने की है। एक बार हिमांशु जी हमारे फिर, चूंकि हमारा समय समाप्त हो रहा है, मेरा ऐसा मानना है त्रिपाठी जी कि मध्य प्रदेश के संदर्भ में खासकर कांग्रेस मैदान पर लड़ने के स्थान पर सदन की लड़ाई से ही मैच जीतना चाहती है जी। लेकिन ये स्पष्ट है कि इस सदन के भीतर बहुमत उसके साथ नहीं है, इसलिए जितनी जल्दी कांग्रेस जनता के बीच जाएगी उतने ही बेहतर। हम आपकी टिप्पणी यहाँ के कांग्रेस भाजपा, छत्तीसगढ़ के कांग्रेस, चारों के लिए हम चाहेंगे। मध्य प्रदेश के संदर्भ में बताया, कांग्रेस के जहां तक छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बात है, तो निश्चित रूप से वहां पर विपक्ष के तेवर ने सत्ता पक्ष को सचेत किया है। और जो एक स्वस्थ लोकतंत्र के अंदर अपेक्षा रहती है कि मजबूत विपक्ष सत्ता पक्ष को सतर्क रखता है, छत्तीसगढ़ में वह स्थिति बन गई है। मध्य प्रदेश के संदर्भ में जनता की ऐसी अपेक्षा है। मुझे लगता है कि भगत जी अगर अपने नेताओं को कुछ बता पाएंगे तो शायद प्रदेश का कुछ भला कर पाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी इस्तीफा दे दें, देख लीजिए प्रदेश अपने आप में 3 साल में आपकी भारतीय जनता पार्टी का नया सीएम अच्छा कहीं डर लग रहा है कि मुख्यमंत्री जी अगर जाए तो दूसरा है, तो हो सकता है आने के चांसेस बन जाए। लेकिन खैर, अब समय समाप्त हो रहा है। हम उनकी लोकप्रियता से डर रहे हैं। लोकप्रियता नहीं है, एक मिनट, हमारे साथ बच्चे लोगों का भविष्य और मधु जी एक और हमारे साथ मेहमान मौजूद है, हम जब चलते चलते हम उनसे भी एक आखिरी। संजय जी, जो इस तरह से सदन की गरिमा गिर रही है, हम उस पर सिर्फ आपके एक छोटी सी टिप्पणी चाह रहे हैं कि कैसे इसको सुधारा जाए। आज से 20 साल पहले सदन में जो होता था और आज जो हो रहा है, उसमें क्या अंतर आप देखते हैं? देखिए, निश्चित रूप से सदन की एक गरिमा होती है और इस तरह का जो असंसदीय, जो मर्यादा विहीन जो आचरण है, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि जो गरिमा है, संसद की जो गरिमा है, उसको बनाए रखने का काम दोनों पक्ष को है, सत्ता पक्ष और विपक्ष को है। और इसके लिए लगातार इस तरह के जब सदन चलते हैं तो उसकी में समय समय पर बैठकर इसकी गतिविधियों के लिए कहीं न कहीं इस तरह की बैठकों भी बहुत आवश्यक है। और मुझे ऐसा लगता है कि कोई ये बहुत बड़ा काम नहीं है। मुद्दों पर किस तरीके के जवाब आएंगे, किस तरीके के सवाल होंगे, इस पर बैठकर यदि आपस में एक सहमति बनेगी तो निश्चित रूप से संसद की जो गरिमा है निश्चित रूप से बनी रहेगी। जी संजय जी, आपने हमारे साथ इस जो हमारी चर्चा हुई उसमें आपने भाग लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुकेश जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मधु भगत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मधु जी, निश्चित तौर पर जब सिर्फ व्यापम का मुद्दा होगा तो हम आपको जरूर बुलाएंगे। और हिमांशु जी, तटस्थ और तीखी दोनों टिप्पणियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सटीक आपने जो टिप्पणी की उसके लिए आपका कोई शामिल है ही नहीं। तो दोस्तों, लोकतंत्र का पवित्र मंदिर है विधानसभा। बेहतर ढंग से सदन संचालन के लिए मध्य प्रदेश विधानसभा की देश भर में तारीफ होती रही है, लेकिन अब इस मंदिर में दाग लगने लगे और यह दाग कोई और नहीं बल्कि जनता के तारणहार ही लगा रहे हैं। जनहित के मुद्दों को तो छोड़िए,
उन मुद्दों पर भी विधायक गंभीर नहीं है जिसको लेकर वो हंगामा बरपाते रहते हैं। सदन के भीतर जो हो रहा है शायद उसका दृश्य सदन की पाबंदियों के चलते आप जनता तक नहीं देख पाते, सिर्फ किस्सा सुनती है, मगर सदन के बाहर परिसर में जब पक्ष विपक्ष के खेल में माननीयों के बीच गुत्थम गुत्था होने लगे तो सदन की मर्यादा तो गिरेगी ही, साथ ही जनता की नजर में माननीयों का मान भी जाता रहेगा। प्रचार की होड़ हो या आपसी खुन्नस, विधानसभा में मंगलवार को जो हुआ वह कहीं से भी सदन की माननीयों के साथ हमारी और आपकी गरिमा के मुताबिक नहीं था। उम्मीद की जानी चाहिए कि अब इस तरह की घटना फिर हमें शर्मसार नहीं करेगी। इस मसले में यही सलाह है कि इज्जत इतनी न उतार कि आईने से तू आंख न मिला पाए, आईना भी पलट कर तुझसे बोले टूट कर मैं कहीं चूर न हो जाऊं। आज के लिए बस में इतना ही। मैं एसपी त्रिपाठी आपसे विदा लेता हूं।